रिजवान साहब ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। इन चारों में से कोई भी अभी तक घर नहीं आई थी और फिर उठकर रूम से बाहर आ गए जहाँ लॉन्च में वो सब बैठे हुए थे। शाम को सफ़िया बेगम ने अपने अपने दोनों बेटियों और एक बेटे के साथ आकर सरप्राइज़ दिया। रिजवान साहब को फ़िक्र थी कि अब इनकी बेटियां क्या रिएक्शन देगी, जबकि अख्तर साहब और फिरदौस बेगम खाना खाकर रूम में चले गए थे। सफ़िया बेगम का कहना था वो रात का खाना अपनी भतीजी के साथ खाएंगी, इसलिए वो सब बैठे अब इनका इंतज़ार कर रहे थे। अभी रिजवान साहब बाहर आकर इन्हें खाना खाने का कहते कि पोर्च में गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई तो एकदम से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रंग गई, जबकि फ़ातिम और दानियाल जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे एकदम से सीधे होकर बैठे, जबकि हसाब अब्बा साहब ने पीछे मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ जहाँ से सबसे पहले अनान दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोबाइल पे कुछ टाइप करते हुए बिना सर उठाए सबको मुश्तरका सलाम करके सीढ़ियाँ फैलाती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि सफ़िया बेगम ने तंजिया नज़रों से फ़ातिमा को देखा। बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहती, मेरा खून है वो चारों, लेकिन फितरत इनमें अपनी माँ वाली है। माँ ने भी अपना मंगेतर छोड़कर मेरे भाई को पीछे लगा लिया और बेटियों का भी रवैया ऐसा ही है तुम लोगों से। फ़ातिमा के कानों में सफ़िया बेगम का जुमला गूंजा जब इसने कुछ साल पहले अनान को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था और उसने फ़ातिमा की आवाज़ सुनकर फ़ोन ही रख दिया था। अभी वो इन्हीं ख़यालों में गुम था जो हयाम और नेपाल लॉन्च में दाखिल हुई। सब पे दायरा निगाह उठा ली। अस्सलाम वालेकुम बाबा, नेपाल ने मुस्कुराकर रिजवान साहब से कहा तो उन्होंने इशारे से मेहमानों को सलाम करने का कहा। बाबा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उनके इशारों को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि हयाम बिना सलाम किए पहली ऊपर चली गई थी। इनकी नज़र सामने से आती माइसा पे पड़ी तो इन्हें इस पर शदीद गुस्सा आया। ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता था। उन्होंने कितने मैसेज किए थे कि बेटा टाइम पर आ जाना, जिन्हें सीन करके इसे जवाब तक न दिया। माइसा कहाँ थी तुम? कब से मैसेज किए हैं मैंने? मैंने ना तुम हयाम के साथ भी न थी, ना ही निबाल और अनार के साथ। उन्होंने अपना गुस्सा दबाकर नरम आवाज़ में इस्तफ़ार किया तो माइसा ने सर्द नज़रें उठाकर एक की तरफ देखा और फिर बाएं जानिब सोफे में बैठे हुए इन सबको बसाम पर नजर आकर पल के लिए ठहरी, लेकिन सराहियत से नज़रों का जाविया बदल लिया। जितनी नज़रें फेरनी है फेर लो मिसेस, तुम्हारी हर बेरुखी का बदला सूद समेट लूँगा। होठों पर मुस्कुराहट से जाकर इस्तेहाक नज़रों से इसका जायज़ा लिया तो माथे के बालों में एकदम से इजाफा हुआ। वाइट पैंट शर्ट पहने और लाइट पिंक कलर का लॉन्ग कोट था जो अब इसने अपने दाएं बाजू में थामा हुआ था। वो सामने वाले को पल में बहका सकती थी। झूठ मैं बोलना नहीं चाहती और सच आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी बात करके बिना इनकी सुने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि आज पहली बार रिजवान साहब इसके ऐसे जवाब देने पर हैरान रह गए। मुझे लगता है भाई आपकी बेटियों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। सफ़िया बेगम ने तंजिया लहजे में कहा तो वो चौंके। वो आप पर ही गई ये सब। आपको इनका दुनिया में आना पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी बेटियों को आपके आने से कोई एतराज़ नहीं। वो मुझसे नाराज़ थी किसी बात पर। रिजवान साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा कर कहा तो सफ़िया बेगम की बोलती बंद हो गई। छोड़ो चाचू, खाना लगवाएं, बहुत भूख लगी है। दानियाल ने उठकर ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए कहा तो उन्होंने किचन का रुख करके मुलाजिमा को खाना लगाने का कहा। अस्सलाम वालेकुम। इन चारों ने मुश्तरका सलाम करके अपनी अपनी नशिस्त संभाल ली। वालेकुम सलाम, रिजवान साहब ने जवाब दिया। कैसे हैं भाई आप सब? अनान ने फ़रातीन को इग्नोर करके तीनों को एक साथ मुखातिब किया तो हज़ाम के होठों में मुस्कुराहट रह गई। हम तो ठीक है, लेकिन लगता है आप लोग नाराज़ हैं हमसे। दानिया ने निबाव को नज़रों में रखकर जवाब दिया तो अनान मुस्कुराती। नाराज़ होने के लिए कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी है और जहाँ तक मुझे पता है हमारा आप लोगों से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। निबाल के जवाब पर इन चारों के होठों की मुस्कुराहट पल में गायब हुई। राइट डियर मनहुआ, हमारा वाकई कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ बनाना तो थर्ड क्लास लोगों का काम है। हमारा तो जायज़ रिश्ता है आपसे। दानिया ने जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा तो निबाल खिलखिला कर हंसी पर जिस पर वो हैरान हुआ लेकिन ज़ाहिर नहीं होने दिया। आपका ये कागज़ी रिश्ता दूसरे कागज़ का मोहताज है। फिर बस दो कागज़ों की कहानी होगी ये। निबाल के जवाब देने पर हयाम और माइज़ा ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई।
जबकि दानियाल ने खुद से अपने चपड़े भेजे। अभी वो कुछ कहता कि अनान एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ी होकर मुंह खोले सब डिशेस के ढक्कन उठाकर देख रही थी। व्हाट द अल्फाज को रोककर इसने आखिरी डिश का ढक्कन पटका, जबकि अनान के ऐसे गाली देने पर फातिन को जोर का फंदा लगा। जबकि हकीकत ये थी कि इसे व्हाट द कहने की आदत थी, गाली नहीं देती थी वो। जबकि जब वो ये कहती सबको यही लगता वो गाली देने लगी है। अब वो सब हैरान नज़रों से उसे देख रहे थे। ये सब मटन की डिशेज़ है। रूहान सी शक्ल लेकर हयाम की तरफ देखा। दिमाग में एकदम से धमाका हुआ। नज़रें बेसाख्ता अपने सामने बैठे चारों मौजूदों पर गई जो अपनी सैर अंगेज शख्सियत के साथ कहीं भी जाकर छा जाते थे। क्लैम डाउन ऑन। मैंने ऑर्डर कर दिया तुम्हारे लिए, बस आने वाला होगा। हयाम के कहने पर अनान संजीदा चेहरा लिए बैठ गए। मुझे नहीं खाना ये गंदा गोश्त, अन्ना ने मुंह बनाकर कहा। तो फातिम मुस्कुरा दिया। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। फातिम ने हल्के से अनान की नाक दबा कर कहा। तो इसने खिलखिलाते हुए अपने दोनों हाथ इसके गर्दन में डालकर गोद में बैठ गई। मैं नहीं देती फाइल बंदे तो मैं नहीं खाती। फिर मुझे चॉकलेट दो कि मुझे ये नहीं खाना ना। अपने नाजुक छोटे-छोटे हाथों में फातिमा का चेहरा पकड़ कर हाथ तो इसने दोनों हाथों को थामकर अपने होठों से लगाया। लेकिन मेरी अनान तो बहुत अच्छी है। पता है ये आपका फ़ा का फ़ेवरेट है। इस प्लेट से आपका फ़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने फ़ा के लिए भी नहीं खाओगी? फातिमा ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना है फ़ा जैसा। अयान ने झट से प्लेट उठाते हुए कहा। तो फातिमा का खूबसूरत कहना बुझा। तुम बच्चों ने जागना है तो जागो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। निज़ार साहब की आवाज़ पर अनान होश में आई जो अब अपने रूम की तरफ जा रहे थे। हाय एवरीवन। इस आवाज़ पर हयाम लोगों ने नजर उठाकर देखा तो दो लड़कियां और एक लड़का आकर उनके साथ वाली चेयर पर बैठे। वो जानती तो थी कि उनके पप्पो के बच्चे हैं लेकिन अनजान बनी रही। आप लोग कौन? माइसा ने हैरत से भरपूर लहजे में कहा। तो सफ़िया बेगम ने फ़ौर खान नजरों से उसे देखा लेकिन लहजे में मिठास भूलकर बोली, तुम लोगों की कज़न्स हैं। तुम लोगों को तो कभी तौफीक नहीं हुई कि कभी बात ही कर ले, लेकिन मेरे बच्चों को सब रिश्तों का पता है। नहीं पप्पो, बात वो नहीं। एज फार एज आई नो यू ऑब्जेक्टेड टू द बर्थ ऑफ डॉटर्स, दैट्स व्हाई आई थॉट माई बी। जहाँ तक मुझे याद है आपको बेटियां पैदा होने पर एतराज़ होता था ना, इसलिए मैंने सोचा शायद। माइसा ने संजीदा चेहरे से कहा। तो सफ़िया बेगम का गुस्से की वजह से चेहरा लाल हो गया। जबकि बसाम ने बगौर माइसा की तरफ देखा। क्या अभी तक बचपन की बातों को तुम नहीं भुला सकी? जब बातें भुलाना बस आसान नहीं तो क्या हमारा रिश्ता भुलाना आसान है जिसे तुम सिरे से नज़रअंदाज कर रही हो? माइसा माइसा को देखते हुए दिल में से मुखातिब किया लेकिन वो खाना छोड़कर सीढ़ियाँ फैलाती हुई अपने कमरे में चली गई। इसके पीछे नवाज दानियाल की एक्सरे करती नज़रों से बचने के लिए उठकर चली गई। डाइनिंग टेबल पर बस सफ़िया बेगम और उनके बच्चे खाना खाने में मसरूफ़ थे जबकि अनान मोबाइल में मसरूफ़ अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी और हयात इन सब के उठने का ताकि मुलाजमा से कहकर सब यहाँ से उठवा सके। अरम भाई घर आ गए हैं, मैं इनके साथ खाना खाने जा रही हूँ, अना ने चेयर से उठते हुए कहा। तो हयाम ने सर हिलाया जबकि फातिमा ने चौंक कर देखा। वो क्यों किसी गैर मर्द के साथ खाना खाने जा रही थी, वो भी रात के इस पहर। अभी वो कुछ कहता कि हनान वहाँ से चली गई तो वो भी इसके पीछे चला गया। कौन है ये अरब जिसके पास आधी रात को मुंह उठाकर चली गई है ये? सफ़िया बेगम ने ताक लहजे में कहा। तो हयाम ने संजीदा नज़रों से इनकी तरफ देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, दुनिया में हज़ार रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ जब वो हज़ार आपके ख़िलाफ़ हो तो वो एक आपके साथ हो। तो इस दुनिया में अरहम अंसारी मेरे लिए वही एक रिश्ता है। हज़ार क्या सारी दुनिया भी मेरे ख़िलाफ़ हो तब भी वो मेरे साथ ही खड़ा होगा। इतना तारुफ काफ़ी है। फूफा हयाम ने अपनी बात ख़त्म करके सवाली नज़र से इनकी तरफ देखा और अपनी नशिस्त से खड़ी हुई। मुलाज़िमा को आवाज़ देकर टेबल साफ़ करने का कहा और अपने रूम में चली गई। कहाँ जा रही हो तुम? अनान जो गेट क्रॉस करने लगी थी, फातिमा ने बाजू पकड़ के अपनी जानिब खींचा तो उसके सीने से आ लगी। दोनों के दिल की धड़कन एक पल को मुंतशिर हुई लेकिन अगले पल अनान ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। डोंट यू डेयर, उंगली उठाकर तंबीह की तो थी। फातिमा ने जब से मुठियाँ बेच ली वो काफ़ी कूल माइंडेड बंदा था। बहुत कम ही किसी पर गुस्सा करता था या करता ही नहीं था।
لیکن جب سے آئندہ اس کی اگنورنس پر برداشت کر رہا تھا، مانا ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے سے، کیونکہ پپو کا کہنا تھا ماموں کو یہ سب پسند نہیں اور وہ چاہتے ہیں پہلے ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے ورنہ بچوں کا دھیان نہیں لگے گا۔ اور وہ جانتا تھا اگر اس سے بات کرنے لگ گیا تو خود کے جذبات کو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اسے رابطہ نہیں کیا، لیکن ہر ایک اس کی برتھ ڈے پر ہر موقع پہ فاتح نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ کبھی جواب دیتی بھی تھی تو پھپھو کے ذریعے کہ اسے فاتح یا کسی بھی بھائی سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں۔ وہ اس کی ناراضگی سمجھ کر ہنس دیتا تھا اور کتنی بار پاک آنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ آ پاتا۔ اس سب کے دوران اپنے دل کو کیسے سمجھایا، اپنے موضوع جذبات پہ کیسے قابو پایا، بس وہی جانتا تھا۔ ڈنر شیئر کی تو بات ہی مت کرو مسز، اس سے بہت کچھ زیادہ حق رکھتا ہوں میں۔ انان کی انگلی اس کی مٹھی میں بند کرتے ہوئے کہا تو انان نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے حقوق تو سب کو یاد رہتے ہیں، فرائض بھی یاد ہے کیا؟ انان نے تلخ لہجے میں کہا تو فاتح نے جبڑے بھیج لیے۔ بری آنکھیں پل میں سرخ ہوئی، جبکہ انان جھٹکے سے مڑی اور گیٹ پار کر گئی، جبکہ فاتح کئی لمحے سے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، پیسے کا پاس ہونا کچھ نہیں ہوتا، رشتوں کا اپنوں کا پاس ہونا معنی رکھتا ہے۔ غلط فیصلہ کر گئے ہم، حسام دل میں عذاب سے مخاطب ہوتے کہا، کیونکہ چاہے انان جتنی مرضی نفرت کا اظہار کرے یا سخت مہری دکھائے، وہ آج بھی بچپن کی طرح اس کی ہر بات بن کہے جان جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت سے زیادہ شکوے تھے اور یہی بات فاتح راجپوت کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ مما کہتی تھی میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو بہت پسند ہے، عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا، وہی اس کا محافظ اور صاحبان ہوتا ہے، اس رشتے کا نیم بدل کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ۔ ان گزارے 18 سالوں میں یہی جانا میں نے کہ کچھ درد تکالیف اور باتیں ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کر پاتے، چاہے وہ ماں باپ ہو یا چاند سے پیارے بہن بھائی۔ ان باتوں کو، اس درد کو ہم صرف اپنے روح سے جڑے رشتے سے کہہ پاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور تم کیا جانو حسام راجپوت، زندگی کس کس ٹھوکر پہ اپنے رب کے بعد حسام راجپوت نے کتنی بے بسی اور تکلیف میں تمہیں یاد کیا تھا، اور جواب میں کیا سننے کو ملا تھا؟ حسام is busy with his study, he's busy setting his business, he does not want to talk۔ اور آج تم کتنے حق سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، جیسے میرے ہاتھ اس امید کی ڈور تھما کر گئے تھے کہ تم صرف میرے رہو گے اور واپس لوٹ آؤ گے۔ لوٹ تو آئے لیکن صرف میرے کب رہے ہو۔ وہ اندھیرے کمرے میں کرسی کی پوچھ سے سر ٹکائے ہاتھ پکڑے لائٹر کو جلانے اور کبھی بجھانے کے عمل کے دوران سپاٹ نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے کیا؟ مما تو کہتی تھی نکاح میں بہت برکت اور طاقت ہوتی ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، تو پھر تمہیں کیوں نہ ہوئی مجھ سے محبت دانیال راجپوت؟ محبت نہ صحیح، غیرت مند مرد بن کے اپنی عزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ دے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت نہیں، کیونکہ میں بہت شدت پسند ہوں، اور شدید نفرت شدید محبت کا دوسرا رخ ہوتی ہے، اور جس رشتے میں رب خود محبت پیدا کرے تو میں نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ تم سے تو جنگ ہے میری، اور نیپال راجپوت کو اس جنگ کو جیتنے کے لیے مرنا بھی پڑا تو وہ مر جائے گی۔ ٹیرس پہ کھڑے چاند کو تکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اپنے خیالوں میں دانیال راجپوت سے مخاطب تھی۔ میں چھوٹی تھی، تم سے جڑے رشتوں کو نہیں جانتی تھی، لیکن جب مما کہتی تھی تم میری پرنس ہو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ جانے کے خواب خود بخود میرے پلکوں میں آن ٹھہرے۔ اور جب وہ سب مائستہ نے پوری طرح سے اپنے ہونٹ کچلے، کبھی اپنے بہنوں سے نہ کہہ سکی، ان کے سامنے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن کبھی بہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن ہر رات شدت سے تمہیں یاد کیا، میرا دل چاہتا تھا تم میرے پاس ہو، تمہارے گلے لگ کر اپنا سارا درد آنسو کے ذریعے بہا دوں۔ میرا دل چاہتا ہے حسام راجپوت کے اتنا چیخ چیخ کروں کہ میرے اندر جو وحشت ہے، جو سناٹے ان کی دیواریں گر جائیں، میرے ہر آنسو پر تمہیں اپنی جان نکلتی محسوس ہو۔ کئی بار جو لگا تم آنے والے ہو تو یہی سوچا تھا کہ تم سے ملتے وقت مائسا راجپوت دنیا کی پرواہ نہیں کرے گی، تمہاری باہوں میں آ سب آئے گی اور پھر تمہیں کہے گی کہ مجھے خود میں قید کر لو، مجھے وہ قید دل و جان سے قبول ہوگی، لیکن مجھے اس دنیا سے چھپا لو۔ لیکن ہوا کیا، تم تو اپنی نئی زندگی میں گم تھے،
प्ले बॉय कहलाते हो। मैंने तुम्हारे अलावा कुछ सोचा ना था और तुमने एक मुझे ही नहीं सोचा। मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से नफ़रत है, हत्ता कि खुद से भी। टेबल पर पड़ी हर चीज़ को ज़मीन पोंछ करते हुए चीख कर कहा, लेकिन ये शिकूर भी कमरे की चार दीवारी तक रह गया। क्या फ़ायदा आपकी इतनी मेहनत का, इतने साल लगा दिए, लेकिन वो यहाँ आते ही मजनू बन गए। इनको देखते ही सना ने नफ़रत भरे लहजे में इन सब के जाने के बाद सफ़िया बेगम से कहा, जो खुद सिर्फ गुस्से से भरी पड़ी बैठी थी। हाँ माँ, देखा आपने कैसे वो बसाम मोहब्बत भरी नज़रों से मायसा को तक रहा था, जैसे इसके अलावा तो कोई है ही नहीं यहाँ। फरहा ने भी आँख लगाई तो सफ़िया बेगम ने चम्मच पटक कर प्लेट में रखा। कितनी अकड़ दिखा रही थी वो, लेकिन फ़ातिन साहब कैसे तुम दबाकर पीछे भागे इस अनान के पीछे। चुप करो तुम तीनों, सफ़िया बेगम ने अपने बेटे फ़हद की बात करते हुए कहा। तो वो तीनों चुप होकर गए। पहली बार आमने सामने आए ना, तो इसलिए रिवायती मर्दों की तरह मोहब्बत जाग रही है। परवरिश तो मेरी ही है, अगर परवरिश भी यहाँ काम न आई तो इतने सालों की नफ़रत जो बोई है अपनी बातों से, बस इस शोले को भड़काने की देर है। जिसे नाराज़गी समझ रहे हैं ये सब, एक दूसरे को जान से मारने के दर पर न आए तो मेरा नाम भी सफ़िया नहीं। अपने लफ्ज़ों में जहर भरकर कहा तो उनके तीनों बच्चे इस बात पर मुस्कुरा दिए। एकदम से कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हयात ने आंखें खोलकर अंधेरे में आने वाले को देखना चाहा, जो अब हाथ से टटोलकर लाइट्स ऑन कर रहा था। एकदम से सारा कमरा रोशनी में नहा गया तो हयाम ने आंखें जोर से मीच ली। वो कब चेयर पर सर रखे सोई गई पता ही नहीं चला, और अब एकदम से इतनी लाइट्स ऑन होने पर आंखों में एकदम से चुभन हुई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर हयाम ने आंखें खोलकर सामने देखा तो हसाब दरवाजे से टेक लगाए मखमूल नज़रों से इसे ही देखने में मसरूफ़ था। ये क्या बदतमीज़ी है, सारी उम्र बाहर गुजार कर आए हो, अभी तक इतने महीने से नहीं आए कि किसी के रूम में दस्तक दिए बगैर नहीं जाते। हयाम ने अपनी जगह से उठते हुए बदतमीज़ी से कहा तो हसाब ने अपनी मुठ्ठियाँ खींचकर गुस्सा ज़ब्त करना चाहा। रूम छोड़ो, मैं तो चेंजिंग रूम में भी विदाउट परमिशन आने का हक रखता हूँ। माई हार्ट बीट, हसाब ने गंभीर आवाज़ में कहा तो हयाम ने सख्त नज़रों से इसे घूरा। शायद वो समझ रहा था कि इसे स्पेशल नहीं आती, लेकिन वो नहीं जानता था कि बिजनेस की वजह से कई ममालिक में जा चुकी है तो इसे काफ़ी ज़बानें आती थी। ऐसे हविस के मारे दिल की जाने की धड़कनें होगी। मुझे इनमें शुमार ना ही करो तो बेहतर है। हसाम को लगा किसी ने पिघलता हुआ शीशा इसके कानों में डाल दिया हो। सियाह आंखें पल में सुर गई। लंबे लंबे डर भरता वो पल पल में हयाम के रूबरू खड़ा हुआ, जो संजीदा नज़रों से इसे ही देख रही थी। दोनों हाथों में हयाम की बाजू दबोचकर खुद के करीब किया, चूँकि अभी भी संजीदा नज़रें लिए ऐसे ही इसे ही देख रही थी। आज मैंने सुन लिया और बर्दाश्त भी कर लिया, मुझे आइंदा ये गलती कभी ना करना, क्योंकि मोहब्बत और किरदार दोनों पर हसाम राजपूत कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सख्त लहजे में हयाम की आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो संजीदा चेहरा लिए इसे ही देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो जो मर्जी कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने हाथों में नाजुक खुशबू भरा वजूद हसाम राजपूत को अपने असाबों पर छाता हुआ महसूस हो रहा था। बाजू से सरकते हुए हाथ कमर पर गिरफ्त मजबूत करके रहा सा फासला भी ख़त्म कर दिया। हसाम ने इस्तेहाक भरी नज़रों से हयाम के चेहरे के नकूश दिल में कैद किया। तुम क्या जानो मिसेस, तुम्हारे लिए हसाम राजपूत कितना तड़पा है। गंभीर आवाज़ में नज़रों के रास्ते हयाम को दिल में उतारते हुए कहा तो उसने तलखी से मुस्कुराकर हसाम को देखा और अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रख दिए। हसाम के दिल ने एक बीट मिस की और हयाम को शिद्दत से खुद में बेच लिया। सोचता था जब तुम्हें मिलूँगा तो क्या बात करूँगा, कहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन जब तुम सामने आई तो लगा मैं तो सदियों से तुमसे बातें करता आया हूँ। कोई तमबीत बांधने की ज़रूरत ही पेश ही नहीं आई। सामने मौजूद वजूद मेरा था, मेरी मलकियत, मेरी हर आती जाती सांस की गवाही था। ना कोई झिझक महसूस हुई, बस महसूस हुई तो मोहब्बत, अपनापन, ये एहसास महसूस हुआ कि तुम तो अज़ल से मेरी थी। अपनी गंभीर आवाज़ में सरगोशी करता वो हयाम के दिल की धड़कनें मुंतशिर कर किया, लेकिन मासी एकदम से नज़रों के सामने लहराया तो हयाम ने सख्ती से होंठ खींच लिए और नज़रें उठाकर देखा तो आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर लिए इसे ही देख रहा था।
تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیام کی بات پر حسام نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تو تمہارا حق کیسے حق رکھ سکتی ہوں؟ اگر یہ سب اپنا حق لینے کے لیے کر رہے ہو تو لے لو، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ حیام کی بات پہ حسام نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہائی اور نفرت دیکھ کر اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کہنے کو تو جیسے کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ ایک دم سے حیام کو خود سے دور پھیر دھکا دیے دیا۔ بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ خونخوار نظروں میں آنکھ سے تپش لیے حیام کو دیکھا۔ حسام کے ایسے دیکھنے پر ایک سرد لہر اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، لیکن سر جھٹک کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ بہت شوق ہے نا حق دینے کا، تو تیار رہنا مسز حسام راجپوت۔ بہت جلد اپنا حق تم سے وصول کروں گا، اور شکل تو ساری زندگی تمہیں یہی دیکھنی پڑے گی۔ تمہارے نام پر تو میری ہی چھاپ ہے، لیکن تمہارے وجود پر اتنی گہری چھاپ چھوڑ دوں گا کہ جب بھی چہرہ دیکھو گی تو میرا ہی عکس پاؤ گی۔ دبی دبی آواز میں غرا کر کہا، اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیام ابھی بھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔